सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, हज़रत अली का कॉल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। जुल्म के माशरे की तारीफ़ अगर की जाए कि जुल्म का माशरा आखिर कैसा होगा, तो सबसे पहला और बड़ा जो हमें एक मसला नज़र आएगा उस माशरे में, वो होगा जुल्म के माशरे में नाइंसाफ़ी। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा वहाँ हुकूमत जुल्म की होगी। यानी इस बात में कोई दो राय नहीं होगी कि इंसाफ किसी भी कामयाब माशरे का सबसे बुनियादी और बड़ा पहलू है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम मगरिब को देखें तो वो माशरे तो कुफर के हैं, लेकिन आप मिनोअन इस बात पे यकीन करेंगे, सेकंड करेंगे, कामयाब है। वजह क्या है? वजह यह है कि उन माशरों में इंसाफ सस्ता है, यकीनी है और फौरी भी है। ऐसे चुटकियों में आपको इंसाफ मिलता है। और उसी मगरिब की सोसाइटी हमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता भी है। अब हम बात करते हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की। हमारे मुल्क में शायद हर दूसरा शख्स इंसाफ का मुतलाशी नज़र आ रहा है। हर फर्द का सबसे पहला मुतालिबा हमें नज़र ही यही आता है कि इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। डॉक्टर्स सड़कों पर निकल आएँ तो इंसाफ मांगते हैं, तुलबा एहतजाज करें तो इंसाफ मांगते हैं, असातिज़ा मुजाहिरा करें तो इंसाफ मांगते हैं, मुलाजमीन बाहर निकल आए तो पहला मुतालिबा इंसाफ ही होता है। इंसाफ दो, इंसाफ करो, इंसाफ चाहिए। आखिर हमारे मुल्क में इंसाफ की डेफिनेशन है क्या? कभी सोचा आपने? इंसाफ क्यों मुश्किल होता चला गया? वजह हमें अपने ऊपर देखनी पड़ेगी। अगर निचले तबकों तक इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं है तो यकीनन उसकी वजह हम पर हुकूमत करने वाला जो ऊपर हमारे सर पे मुसल्लत है एलीट तबका है। लेकिन हैरानगी की बात है, हैरानी की बात यह है कि वो तबका जो हम पर दहाइयों से हुक्मरानी करता आ रहा है, आज वो भी कह रहा है कि इंसाफ दो। अब बात बिल्कुल समझ से बाहर हो रही है। यकीनी तौर पे आपकी वही कैफियत है जो मेरी है, समझ ही नहीं आ रहा। माशरे में इस नाइंसाफ़ी का कोई तो जिम्मेदार होगा। कोशिश करते हैं जानने की कि कौन है जो नहीं चाहता कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी यकीनी हो सके। सबसे पहले हम जिम्मेदारों की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे मुल्क चलाने वाले थे, मुल्क में अच्छा बुरा काला सफ़ेद जो कुछ भी हुआ उसके ज़िम्मेदार यकीनन मुल्क चलाने वाले ही होंगे। तो हमारे मुल्क के साबिका हुक्मरान, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के क़याम को 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ और ना ही मौजूदा हुकूमत ने इंसाफ ना मिलने का रोना लगाया हुआ है, तो हम बात सबसे पहले उनकी करेंगे जो सबसे पहले इस मुल्क के ठेकेदार बने थे, यानी हमारे साबिका हुक्मरान जो मुल्क के एक आम आदमी की तरह इंसाफ का मुतालिबा करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आखिर इसकी वजह क्या है? ये तो वो लोग थे ना जिन्होंने मुल्क के हर शहरी का जिम्मा उठाया हुआ था। ये तो वो लोग थे जिनकी गर्दन पर पाकिस्तान की आवाम की जिम्मेदारी थी। ये तो वो लोग थे जो कानून बनाते थे और वो लोग थे ये जो इदारे चलाते थे। फिर आज ये लोग कैसे इंसाफ का मुतालिबा कर सकते हैं? हैरान कुन सिचुएशन है ना। लेकिन चलें, हम दर्दी के नाते ही सही पहले इनके मुतालिबे पर हम बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम में। अच्छा नाज़रीन, अब गौर से सुनिएगा। अगर कोई मुझसे हमारे मुआशरे का, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला पूछे तो मेरा जवाब पता है क्या होगा? इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है दोहरा मयार, जिसको हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। कानून में दोहरा मयार, तालीम का दोहरा मयार, इंसाफ का दोहरा मयार, अपॉर्चुनिटीज़ का दोहरा मयार, सुनते जाएं, मुलाजमतों का दोहरा मयार, रहन सहन का दोहरा मयार, यहाँ तक कि ज़िंदगी और मौत का दोहरा मयार। अफसोस की बात, कैसे? एक जानिब आप देखें तो हमारे साबिका हुक्मरानों के जानवर तक ऐसी बेहतरीन ग़िज़ाएँ खाते हैं जो इस मुल्क के कई ख़ानदानों को सारी ज़िंदगी मुयस्सर नहीं आती। मुलाजमतों की बात करते हैं तो एक जानिब सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन के एक रुकन साइदात सोलंकी के तीनों बच्चों को पब्लिक सर्विस कमीशन पास करार देकर उनको 17 ग्रेड की नौकरियों में भर्ती करने के अहकाम जारी कर देता है, तो दूसरी जानिब सिविल हॉस्पिटल 1 से 5 तक के ग्रेड की नौकरियों के लिए हज़ारों मास्टर्स और MA पास बल्कि MPhil तलबा जमा हो जाते हैं। 1 से 5 ग्रेड की नौकरी का मतलब पता है क्या है? खाकरोब और माली की नौकरी, जिसके लिए कौन अप्लाई कर रहा है? मास्टर्स लेवल का बच्चा। ज़िंदगी गुजारने की बात करें तो एक जाने बहुत बड़ा तबका वो है जो ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए तो मर जाते। इसलिए कि इस तबके के पास सर छुपाने की जगह भी नहीं होती। उस तबके में बच्चे भी पैदा होते हैं तो किसी ना किसी माजूरी या बीमारी का शिकार होते हैं, और दूसरी जानिब हज़ारों कनाल के घर,
महलों में एक मखसूस और जमहूरी तबका रिहाइश इख्तियार किए हुए है, जिनको ना सर्दी का अंदाज़ा हो सकता है और ना ही गर्मी का एहसास, जिनके बच्चे पैदा भी सोने का चमचा लेकर होते हैं। तालीम की बात करें तो एक जानिब ऐसा तालीमी निज़ाम है कि बच्चे पैदा तो यहाँ होते हैं लेकिन पढ़ने के काबिल होते ही मुल्क से बाहर चले जाते हैं और वहाँ की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर तालीम लेकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर जो गरीब हैं, मजदूर हैं, पिसे हुए तबके पर हुक्मरानी के लिए सियासत में, पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। या अगर इस मुल्क के स्कूलों में भी पढ़ते हैं तो उन स्कूलों का मयार आला तरीन होता है और दूसरी जानिब तालीम का वो मयार भी नज़र आता है जहाँ पर स्कूलों में जानवर बंधे हैं, बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं और एक बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी भी है जो पढ़ने की उम्र में ही अपने घर की किफ़ालत के लिए मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। ज़िंदगी और मौत का भी दोहरा मयार। एक तबका ऐसा है जिसकी मौत भी बड़ी शहाना होती है, बाहर के हॉस्पिटल में, घर के तमाम अजीज़ों के सामने, ठंडे कमरे में, और इस तबके के अफराद का दम निकलता है। विफात के बाद जगह जगह कुरान खानी होती है, हर तकरीब शुरू करने से पहले मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ की जाती है, मीडिया की कवरेज अलग होती है और एक जानिब वो तबका है जिसके लिए ज़िंदगी से बेहतर मौत होती है। उस तबके के अफराद की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात होती हैं नाजरीन कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो आखिर पैदा ही क्यों हुए थे ऐसे निज़ाम में। बीमार हो जाएं दवा नहीं है, भूखे होंगे तो ग़िज़ा नहीं है, बारिश हो जाए तो छत नहीं, सैलाब आ जाए तो घर नहीं है, और फिर ऐसे तबके के अफराद की मौत भी खामोशी से हो जाती है। वो कहाँ दफन होते हैं कोई नहीं जानता, ना उनकी मजबूर ज़िंदगी की जिम्मेदारी कोई उठाता है और ना ही उनकी तकलीफ दे मौत की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार होते हैं। जी, ये हमारे मुल्क का निज़ाम। इस मुल्क में अगर ऐसा तबका जो मजबूर और लाचार अफराद पर मुश्तमिल है वो इंसाफ मांगता है तो हक पर है, और उसकी बात भी दुरुस्त है कि जी मुआशरे में इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन वो तबका जो शायद ये समझता चला आ रहा है कि उनके यहाँ लोग पैदा ही इस मुल्क पर शायद हुक्मरानी के लिए होते हैं, वो इंसाफ के लिए शोर मचाने लग जाएं तो समझ जाएं कि मुल्क में वाकई इंसाफ हो रहा है। बड़ा डीप पॉइंट है, बड़ा गहरा पॉइंट है नाज़रीन, क्योंकि हम पर हुक्मरानी करने वालों के लिए और चीज़ों की तरह इंसाफ का मयार भी कुछ मेरे ख्याल से अलग ही रहा है। मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रही क्योंकि इसको वक्त ही आखिर कितना हुआ, हम बार बार कहते हैं तो वक्त ही नहीं हुआ, लेट देम परफॉर्म, उनका टाइम तो दिया जाए। लेकिन जो हम पर एक अरसे तक हुकूमत करते रहे उनसे सवाल करना मेरा, आपका, हम सब का हक है क्योंकि डेमोक्रेसी है ना। और कौन सा इंसाफ है जो मांग रहे हैं ये लोग, मुझे तो समझ नहीं आ रही। गरीब को इंसाफ दिया था, कभी खुद को कानून का पाबंद किया था, कभी गरीब के बच्चे को भी वही तालीम देने की कोशिश की थी जो तालीम तुम्हारा अपना बच्चा हासिल कर रहा है। और गरीब के बच्चे का इलाज भी क्या उसी हॉस्पिटल में करवाया था जहां तुम लोग खांसी आ जाने पर, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, यूरिक एसिड बढ़ने पर, ब्लड प्रेशर बढ़ने पर इलाज करवाने भाग जाते थे। तो फिर जो इंसाफ तुम लोग चाहते हो दर हकीकत वो इंसाफ नहीं है, ये भी दोहरा मयार है। अच्छा नाज़रीन, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि अगर ये एलीट तबका आज सड़कों पर अदालतों के चक्कर काटता हुआ नजर आता है और इंसाफ का राग अलापता नजर आता है तो आप समझ लें कि इंसाफ की हवा चल पड़ी। इस एलीट तबके से मेरी मुराद है जी, खुल के बात करूंगी, शेर वाला तबका मुस्लिम लीग नून, तीर वाला तबका पीपल्स पार्टी, दोनों जमातें जिन्होंने हमारे मुल्क पे काबिज होकर हुक्मरानी की, क्योंकि यही दोनों जमातें दहाइयों से, डिकेड्स से इस मुल्क पर हुकूमत करी। डिकेड में ना मैंने साथ एस भी लिखा है, डिकेड्स, दहाइयाँ, और अवाम के अच्छे बुरे की जिम्मेदारी इन्होंने अपने सर पे ली हुई है क्योंकि बेसिकली वो जिम्मेदारी है ही नहीं ना, अपनी जेबें गर्म करते रहे। जब इनके लिए हर चीज़ का मयार नाज़रीन सोचे ज़रा अलग है तो क्या इंसाफ का मयार वही हो सकता है? इंसाफ का तो बिल्कुल अलग ही होगा ना। एग्जैक्टली, तमाम लोग समझते हैं। इसीलिए हज़रत अली ने कहा था कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं, नाइंसाफ़ी का निज़ाम हरगिज़ नहीं चल सकता जो इन जैसे खुद साख्ता जमहूरी लोगों ने इख्तियार किया हुआ है। ये कैसा इंसाफ चाहते हैं, ये कैसी अदालतें चाहते हैं, ये कब मानेंगे कि अदालतें आज़ाद हैं, ये कब मानेंगे कि मुल्क के कानून जिंदा हैं, ये कब मानेंगे कि इनकी जमहूरियत की बका किसमें है? मैं बताती हूँ। मुस्लिम लीग नून के लिए, अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के लिए अदालतें आज़ाद कब थी? आपको थोड़ा सा माजी याद करवाती हूँ, आप ये ज़रा गौर से सुनिएगा और आप बड़ा इंजॉय करेंगे। पनामा केस पर JIT बनाने का फैसला, अदालतें आज़ाद। पनामा केस पर नवाज शरीफ नाअहल, अदालतें मफलूज। नवाज शरीफ की सज़ा मौतली का फैसला, अदालतें आज़ाद। मरियम नवाज की करप्शन पर सज़ा, अदालतें मफलूज। मरियम नवाज की जमानत मंजूर, अदालतें आज़ाद।
नवाज शरीफ को दोबारा जेल भेजने का फैसला, अदालतें तो है ही मफलूज। नवाज शरीफ की दोबारा रिहाई, अदालतें आजाद। ये चीज, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, तौबा तौबा तौबा, अदालतें मफलूज। शहबाज शरीफ की रिहाई, अदालतें आजाद। हमजा शहबाज की मुतवक्के गिरफ्तारी, अदालती निजाम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मनसूख, अदालतें आजाद और इंसाफ की बल्ले बल्ले। क्या ये चीज फतह हो गई? ये थी मुस्लिम लीग नून की आज़ाद अदालतें और जिंदा कानून की तारीफ और तशरीह भी। और इसी तरह इनके लिए जमहूरियत की तारीफ भी कुछ अलग है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जमहूरियत आज़ाद, लेकिन अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो जमहूरियत मोहताज। वज़ीर आला शहबाज शरीफ जमहूरियत आज़ाद, लेकिन अगर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तो जमहूरियत मफलूज। अच्छा, वज़ीर ख़जाना की बात कर लेते हैं। वज़ीर ख़जाना अगर सागदार हों तो जमहूरियत क्या होगी? एग्जैक्टली आज़ाद होगी। लेकिन अगर वज़ीर ख़जाना असद उमर होंगे तो जमहूरियत मोहताज हो जाएगी। जब तक पनामा स्कैंडल नहीं आया था, नवाज शरीफ साहब के और उनके आने वाली नस्लों के इस मुल्क पर हुक्मरानी के इम्कानात रोशन थे। तो अदालतें क्या थी? एग्जैक्टली आज़ाद थी, और इतनी आज़ाद थी कि उनके हक़ में नवाज शरीफ मुखालिफ इनको धमकियाँ देते नज़र आते थे, दर्स भी देते हुए नज़र आते थे। नवाज शरीफ साहब उनके चाहने वालों को शायद भूल गया होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी है। वो गजनी मूवी में जैसे आमिर खान की थी, तो हम याद करवाते हैं ना शॉर्ट टर्म मेमोरी वालों को। रजा, पहला क्लिप चलवाइएगा नवाज शरीफ साहब का। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है, और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे, और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। मैं अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये होता है नाज़रीन इंसाफ का दोहरा मयार, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डबल स्टैंडर्ड। इसे कहते हैं नजरिया ज़रूरत। अगर कह दूं तो मेरे ख्याल से सही लफ्ज़ होगा, नजरिया ज़रूरत भी हम कह सकते हैं। ये वो वक्त था जब नवाज शरीफ साहब को अपनी वजारत उज़्मा का रास्ता यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली से गुजरता हुआ वाज़े दिखाई दे रहा था, बगैर कोई चश्मा लगाए हुए। इसलिए नवाज शरीफ साहब के लिए इंसाफ का मयार कुछ डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था, जैसा कि इस वीडियो में आपने मुलाहिजा किया। अच्छा, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की नज़र में अदालतें बहुत ज़्यादा आज़ाद थी, इंडिपेंडेंट थी, और अगर अदालतें आज़ाद नहीं भी थीं तो नवाज शरीफ उन अदालतों को आज़ाद कराने के लिए बिल्कुल हमा वक्त तैयार दिखाई देते थे। नवाज शरीफ साहब अदालतों के ना सिर्फ हामी थे, बल्कि मुहाफ़िज़ की टर्म अगर यूज़ करते मुहाफ़िज़ भी बने हुए थे। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद अदालतों के मज़ीद कसीदे भी पढ़े थे। यकीन नहीं आ रहा, ये ज़रा क्लिप देख लें। इनके हर ऐसे रवैये से जो है वो जमहूरियत कमज़ोर हुई है। एक तो केस उनका अपना गलत है, उनका स्टैंड गलत है, उनका ये केस करप्शन पे मबनी है, और उसकी खातिर अदलिया को नीचे दिखाया जाने लगा है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत क्या हो सकती कि हुकूमत गलत है, यहाँ पे अदलिया सही है, हुकूमत करप्शन को छुपाना चाहती है, हुकूमत कौम का पैसा मारना चाहती है, वो लूटी हुई दौलत वापस नहीं लाना चाहती। अदलिया उस पे दीवार बन के खड़ी है। हम इस मामले में हक के साथ हैं, अदलिया इस वक्त हक पर है, मैं अदलिया के साथ हूँ, मेरी पार्टी अदलिया के साथ है। आपने देखा नाजरीन, हमारी पॉलिटिकल एलीट के इंसाफ का मयार क्या है। नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के कौन से रवैये की बात करे थे? सोचा आपने? नहीं सोचा तो ज़रा सोचिए अभी, जिससे जमहूरियत कमज़ोर होती है। पहले तो आपको रवैया वो दिखाते हैं जिसकी वजह से नवाज शरीफ के नज़दीक माजी में जमहूरियत क्या हो गई थी? कमज़ोर हो गई थी। क्लिप ज़रा मुलाहिजा कीजिए। मुझे मालूम था कि रिव्यू का फैसला कभी भी मेरे हक में नहीं आएगा, क्योंकि ये जज साहिबान बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं, और कल उनका बुग़्ज़, उनका गुस्सा उनके अल्फाज में आ गया है। आपने देखा कि जो अल्फाज आए हैं इसमें, वो बुग़्ज़ अल्फाज के अंदर ढल गया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सारा बुग़्ज़ और सारा गुस्सा और ये सारे अल्फाज जो है ये एक तारीख़ का स्याह बाब बनेंगे। तो आज ये जो फैसला है ये भी स्याह हरूफ के साथ लिखा जाएगा तारीख़।
तो ये था वो रवैया जिसके सबसे बड़े मुखालिफ कौन थे जी? मोहतरम जनाब जो आपको नजर आ रहे थे, हमारे 3 बार वज़ीर आज़म रहे, भूल गए आप नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब थे। लेकिन उस वक्त जब अदालतों में मुकदमात किसके चल रहे थे? तीर वाली पार्टी के, नहीं पीपल्स पार्टी के चल रहे थे, शेर वालों के नहीं। तब बिल्कुल राय डिफरेंट होती है। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब अदालतों के हामी भी रहे और अदालती मुहाफिज भी रहे। लेकिन जब मुकदमात उनके चलने लगे तो यही अदालतें क्या हो गई? मफलूज हो गई। यही अदालती निज़ाम खराब हो गया। इससे बुरा निज़ाम तो कोई दुनिया में इन्होंने देखा ही नहीं होगा। और मेरा तो सवाल इन दो साबका हुक्मरान जमातों से है, यानी शेर वाली जमात से और तीर वाली जमात से, भाई क्यों ना चले आपके खिलाफ मुकदमात? क्यों ना चलें? आप लोगों ने इस मुल्क पर हुक्मरानी की है, दहाइयों बहुत सालों आपने हुक्मरानी की है। आपका शुमार इस मुल्क की एलीट क्लास में होता है। आप जब हुकूमत में आए, आपकी जायदादें बढ़ती चली गईं, आप हुक्मरान रह चुके हैं, फिर कैसे आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? भाई साहब नून लीग वाले जो नजर आ रहे हैं और वो जो दूसरे सिंध में भाई साहब हैं जिनको अपने मुकदमात की पड़ी हुई है, आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा और इस सवाल के जवाब में आप कह दें कि जमहूरियत को खतरा है, निज़ाम ख़राब हो रहा है और साजिशें हो रही हैं, तो फिर क्या समझा जाएगा? आपके मयार का इंसाफ ये है कि आप फैसले एक कॉल पर तब्दील करवाएंगे? आपके इंसाफ का मयार क्या ये है कि आपका फैसला मनपसंद होना चाहिए? आपके नज़दीक इंसाफ का मयार ये है कि ना आपसे कोई सवाल किया जाए, ना आपके मंसूबों में की गई करप्शन की दास्तानें जो आपने रकम की उस पर कोई बात की जाए, ना आपके दौरे हुकूमत में होने वाले खसारों पर आपसे कोई बात की जाए, कोई सवाल पूछा जाए, ना मरियम नवाज से पूछा जाए कि वो कहती रही कि उनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, लेकिन फिर वही ना मरियम नवाज साहिबा नेल्सन और नेस्कोला ऑफशोर कंपनियों की मालिका निकल आती हैं। आपके इंसाफ का मयार शायद यही है कि हसन नवाज शरीफ कहते रहे कि लंदन के जिन अपार्टमेंट्स में वो रहते हैं उनका किराया अब्बा जी भेजते हैं, लेकिन हुसैन नवाज कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये अपार्टमेंट्स हमारे हैं और अब्बा जी किराया नहीं भेजते हैं, बल्कि वो तो खुद हमारी कंपनी के मुलाजिम हैं। सोच रहे नाज़रीन, हंसी बिल्कुल नेचुरल थी। आपके नज़दीक इंसाफ का मयार ये है कि अगर फैसला आपके खिलाफ आए तो ना सिर्फ आप अदालतों पर लान तान करते हैं, बल्कि फैसले के खिलाफ जलसे जुलूस करके हमारे जो इदारे हैं उन पर दबाव डालने की, प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए। आप गरीब और पिसे हुए तबके को इदारों से बगावत करने पर मजबूर करने पर आ जाते हैं। ऐसे लोग हैं आप। आईना देखे कभी? आईना भी शर्मा जाए आपको देख के। जिनका ताल्लुक ही नहीं है किसी मुकदमे से, उनके बारे में आप बातें करते हैं, अवाम को उनके खिलाफ उकसाते हैं। उनको तो अगर हम बात करें अवाम की भी, जिसकी भी, कि उनकी जो बिरयानी है, उनको बिरयानी ही उस वक्त नसीब होती है जब वो आपके जलसे में आते हैं। उस गरीब तबके की मौत भी शहादत में बदल जाती है अगर वो आप जैसे अमीर सियासतदानों की गाड़ी के नीचे अगर कुचले जाएं। जी हाँ, जब नवाज शरीफ साहब करप्शन पर नाअहल होने के बाद बड़ी शान व शौकत से जीटी रोड से लाओ लश्कर समेत गुजर रहे थे, तो आपको याद होगा एक बच्चा उनकी गाड़ी से टकराकर जाम बहक हो गया था, जिसको नवाज शरीफ के दामाद शरीफ सफदर अवान साहब शहीद जमहूरियत कहते रहे। ये जहनियत है आप जैसे अमीर लोगों की, बेहिस लोगों की। बेहिस हैं आप। कल आप अदालतों के साथ थे क्योंकि अदालतों में जो चलने वाले मुकदमात हैं वो आपके नहीं थे, फिर आप अदालतों के खिलाफ हो गए क्योंकि आपकी करप्शन पर सवाल उठने लगे उन अदालतों में, तो फिर अदालतें तो खराब होगी आपकी नज़र में। आपसे आपकी जो आमदन है अगर उसका सबूत मान लिया गया था और अब फिर अदालतें आज़ाद हो गई, क्यों? क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब को छुट्टी के दिन भी जमानत मिल गई थी। फौरी इंसाफ तो शायद मेरे ख्याल से आप दोनों जो ख़ानदान हैं उनके लिए बना ही होगा, लेकिन एक ख़ानदान का मैंने आपको ये अभी थोड़ा सा जिक्र किया और इसी तरह जो दूसरा ख़ानदान है उसका जिक्र का नाम नहीं भूलेंगे, जो भुट्टो और जमहूरियत के नाम पर अपने कारनामे छुपाने की सदियों से कोशिश करता आ रहा है, सालों से कोशिश करता आ रहा है और अपने मुकदमात के दिफा के लिए उस ख़ानदान के पास भी कुछ नहीं बचा तो आवाम को सड़कों पर उसने कोशिश शुरू कर दी है। ये ख़ानदान भी बिल्कुल नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। जब मुकदमात नवाज शरीफ पर चल रहे थे तो इस खानदान के चश्मो चिराग और आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के रूहे रवां बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ के बारे में जो कलमात अदा कर रहे थे, मेरे ख्याल से बिलावल साहब को शायद खुद भूल गए होंगे और नवाज शरीफ साहब को भी भूल गए होंगे। बड़ा दिल है इन लोगों का, बड़े सियासतदान है, लेकिन हम नहीं भूलने देंगे। बिलावल साहब का क्लिप चलाइएगा रजा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। आप देख रहा है कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद में। जितना वो छिपाने की कोशिश किया था, जितना उसने अपनी बेटी को सॉफ्ट फेस के लिए इस्तेमाल करके इसका इमेज को करने की कोशिश किया था,
अभी सब कुछ सामने आ रहा है। हम जानते हैं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं अपना बचपन से इससे लड़ रहा हूं। जी सही कह रहे हैं बिलावल साहब। नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं जी, जियाउल हक साहब के बेटे हैं। लेकिन ये वक्त पता है नाजरीन कौन सा था जब बिलावल के अब्बा जी के मुकदमात अभी खुले नहीं थे, जब जाली अकाउंट्स का मुकदमा मंजर आम पर नहीं आया था। इसलिए उस वक्त अदालतें भी ठीक थी और नवाज शरीफ साहब तो मुल्क के सबसे बड़े मसले और मुल्क का सबसे बड़ा दर्द दिल रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए दर्द सर बने हुए थे। और नवाज शरीफ साहब इन लोगों के लिए दर्द सर बने हुए थे, क्योंकि खुद को कहते हैं हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम दर्द दिल रखते हैं, तो इनके लिए वो दर्द सर थे। नवाज शरीफ साहब एक सिक्योरिटी रिस्क भी थे। लेकिन जैसे ही जाली अकाउंट स्कैंडल मंजर आम पर आया, हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी, इदारों में मुदाखलत नहीं की गई और मुकदमात गैर जानिबदारी से आगे बढ़ना शुरू हुए। तो जियाउल हक का बेटा वही नवाज शरीफ जो अभी नाअहल थे, वो क्या बन गए? वजीर आजम नवाज शरीफ बन गए। अगला क्लिप चलाइएगा रजा। जब आपने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सिर्फ कन्विक्शन के बाद और वो भी सारे अपील्स एग्जॉस्ट होने के बाद आपने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अरेस्ट किया, तो फिर आपको हर पाकिस्तानी को सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन के बाद अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं चलेंगे, दोगला पॉलिसी होगा, हर पाकिस्तानी के लिए दूसरा लॉ होगा, एक पाकिस्तान नहीं दो पाकिस्तान होंगे, तो फिर हम उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाएंगे। सुन लिया नाजरीन आपने, एक बार नहीं 2 बार वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ। क्या कहा? वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ। अच्छा नाजरीन, ये है वो इंसाफ का दोहरा मयार जो हमारे मुल्क के 2 बड़े अमीर और साबिका हुक्मरान जमातें हमारी अदालतों से चाहती हैं। इनके खिलाफ मुकदमात बंद हो जाएं, इनकी कारकर्दगी पर सवाल उठना बंद हो जाएं, इनकी जायदादों से मुतालिक कुछ ना पूछा जाए, तो मुल्क में जमहूरियत भी है, सिस्टम भी है, अमन भी है, तरक्की भी है और अदालतें भी आज़ाद हैं। अगर इन 2 बड़ी जमातों से, हुक्मरान साबिका जमातें कह दो तो गलत नहीं होगा, साबिका हुक्मरान जमातों से पूछा जाए कि दहाइयों से सिंध पर हुकूमत कर रहे हो, लेकिन थर में बच्चे थर थर क्यों कांप रहे, क्यों मर रहे हैं, सिंध पर लगने वाला बजट कहाँ गया? क्योंकि सिंध पर तो लगा ही नहीं, नजर ही नहीं आया, खर्च फिर कहाँ किया गया? अगर इनसे ये पूछा जाए कि मुल्क पर हुक्मरानी की और जो मंसूबे बनाए वो आज तक वो मंसूबे क्यों मुकम्मल ना हो सके, अगर इनसे ये पूछ लिया जाए कि इसहाक डार की जायदाद में 90 गुना तक इजाफा आखिर कैसे हो गया, कौन सी जादू की छड़ी घुमाई थी इसहाक डार ने, अगर इनसे ये पूछा जाए कि आमदन से ज़ायद असासे कैसे बनते चले गए, तो फिर जमहूरियत भी खतरे में है और मुल्क में साजिशी अनासिर भी सरगर्म होंगे और कोई अपने नाना की कुर्बानियों को कैश करवा के आवाम को बाहर निकलने का कहेगा, उकसाएगा, कोई अपनी करप्शन का दिफा करने के लिए दूसरों की कामयाबी अपने सर थोपने की कोशिश करता है, कोई कहता है कि निज़ाम ख़राब किया जा रहा है, कोई कहता है कि पार्लियामान जो है उसको हम यरगमाल बनाया जा रहा है और कोई यहाँ तक कह देता है कि जमहूरियत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, जबकि हकीकत में अब क्या हो रहा है? अब सिर्फ इंसाफ हो रहा है। और सालों के बाद जब किसी अमीर और हुकूमत करने वाले से सवाल हो रहा है तो यकीन रखिए इस मुल्क के आम आदमी के साथ भी फिर इंसाफ ही होगा। अदालत और कौमी इदारों का साथ दीजिए और नकालों से होशियार रहिए, क्योंकि ऐसे तो अब बिल्कुल नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। व्यूवर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी कर लो इज्जत रास नहीं आती, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि उनको जलील किया जाए शायद और उनकी बेइज्जती की जाए और दिल खोल कर की जाए। ना सिर्फ दुश्मन बल्कि उनके अपने भी उनको बार बार आईना दिखाएं तो उनको चैन की नींद आती होगी। इसी तरह के लोगों में से एक नाम है नरेंद्र मोदी। जी हाँ नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए जो शख्स अपनी गंदी तरीन सियासत से बाज नहीं आ रहा वो है नरेंद्र मोदी, और जिसकी अगर मैं इंसानी जानों की मैं कह दूं कि उसको परवाह कोई नहीं है तो आप लोग अगर ही करेंगे। वो नाम कौन सा है? मोदी। जिसने पुलवामा हमला किया, पुलवामा हमले करने वाला वो कौन है? मोदी। जिसने पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया सोची समझी साजिश के तहत, वो है मोदी। और बाद में क्या हुआ? ज़लील रुस्वा हुआ। और अब नाज़रीन, मोदी हुकूमत एक और चाल चल रही है और इस चाल का मकसद है दोबारा तबाही और बर्बादी मचाना। वो चाल है क्या? ये पहला क्लिप देखिए।
अब मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मेरे पास एक जिम्मेदार ओहदा है और मुझे मालूम है कि मेरे मुंह के निकले हुए अल्फाज जो हैं वो इंटरनेशनल प्रेस की जीनत बनेंगे। हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है, उसकी प्लानिंग हो रही है और पाकिस्तान पर एक और जाहरियत का इम्कान है। और हमारी इत्तला के मुताबिक 16 से 20 अप्रैल तक यह कार्रवाई की जा सकती है। बिटवीन द 16th to the 20th of April ये एक नया नाटक रचाया जा सकता है। अच्छा, देखा आपने नाज़रीन के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मोदी सरकार ने सियासी मकसद के लिए पूरे खित्ते के अमन को दांव पर लगाया है और जंग के बादल बाकायदा मंडला रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास ठोस सबूत मौजूद हैं कि भारत पाकिस्तान में, उन्होंने डेट्स भी बताई कि 16 से 20 अप्रैल के दरमियान कार्रवाई भी कर सकता है और एक नया नाटक रचा सकता है और मकबूजा कश्मीर में एक पुलवामा जैसा नया वाक़या रूनुमा भी किया जा सकता है, जिसका मकसद पाकिस्तान पर सिफारती दबाव बढ़ाना और अपनी जो अस्करी कार्रवाई है उसको जवाब फराहम करना हो सकता है। अच्छा नाज़रीन, अभी देखिए, ये खुद को जमहूरियत का चैम्पियन कहता है भारत, और इसका असल चेहरा क्या है ये आपके सामने आ चुका है और अब हाँ आगे भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा नाज़रीन, मुझे अगर मैं कहूँ कि मुझे हैरत है कि एक तो ये लोग झूठे हैं, ऊपर से भारतीय अवाम को धोखा देने के लिए झूठे सबूत भी पेश कर देते हैं। देखिए ज़रा झूठे मकार और फरेब किस्म के मुनाफिक किस्म के लोगों को। ये देखिए कि 28 फरवरी को भारत की जो फ़ज़ाई की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसका अहवाल ये ज़रा क्लिप की फॉर्म में आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा सीधा सीधा देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस बारे में मज़ीद। देखिए ज़रा क्लिप। Will now be presenting the evidence. Thank you very much, sir. Yes. Just hold on. We are showing some. Yes. Please hold on. Please hold on. May I request the Air Force to kindly present the evidence? Yes, you can see Jyoth, sir. हाँ प्लीज स्टेप अप, सर थोड़ा सा ऐसे स्टेप अप। जी तो व्यूवर्स, आपने देखा ये फुटेज तब की जब पाकिस्तान के हाथों 2 तैयारे तबाह होने के बाद भारतीय मुसल्लह फौज के आला अफसर बुखलाहट का शिकार हो गया था। आपको नजर आ रहा होगा। और तो और भारतीय असिस्टेंट जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं आरजी कपूर, वो अपने ही मीडिया के सवालात पर ठोस जवाबात देने में प्रॉपर नाकाम नजर आए। अब इन लोगों की हालत तो ये थी कि भारत पाकिस्तान में 350 अफराद मारने का ढिंडोरा पीट रहा था, उनका मीडिया झूठ बोल रहा था। लेकिन जब उनके सहाफ़ी ने सवाल अपने ऑफिसर से पूछा तो उनका जवाब था कि उन्हें नहीं मालूम कि आखिर कितने लोग मारे गए। तो फिर 350 का डिजिट था भाई साहब, वो कौन दे रहा था और इतना झूठ क्यों बोल रहा था आपका मीडिया, ये भी बताएं ना। अभी जो वीडियो में आपने देखा कि एक लोहे का टुकड़ा दिखाया जा रहा था, भारतीय ऑफिसर्स ने बार बार पाकिस्तानी F-16 मार गिराने का दावा किया और जब सबूत दिखाने की बारी आई तो चले हुए मिसाइल का टुकड़ा पकड़ कर दिखाया गया। ये है इनके हालात। तो फिर जगहसाई तो होनी थी, लोगों ने मजाक तो इनका उड़ाना था, कार्टून नुमा लोगों का, और जिस पर सिवाय मेरे ख्याल से मैं भी अगर कह दूं कि हंसने के कुछ नहीं किया जा सकता तो आप अग्री करेंगे, बल्कि आप भी हंस रहे होंगे घर में बैठ के। लेकिन मज़ा तो तब आया ना जब आलमी मीडिया की जानिब से भारत के इस झूठ से पर्दा उठ गया। अमरीकी जरीदे ने, फॉरेन पॉलिसी ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अमरीकी एहलकारों को यहाँ पर आके देखा कि F-16 तैयारों को गिनने की जो पेशकश की थी और अमरीकी एहलकारों ने तमाम F-16 तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद होने की बाकायदा तस्दीक भी कर दी थी। तो फिर मेरे ख्याल से इनकी ज़्यादा जगहसाई हुई, ये झूठे एक्सपोज हुए, बेनकाब हुए और रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान के F-16 तैयारों की तादाद पूरी है, जबकि माहिरीन क्या कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा और अपना तैयारा और पायलट भी खो दिया। अच्छा नाज़रीन, आप ये देखें कि झूठ का तो यही अंजाम होता है ना। अब आपको दिखाते हैं कि भारत ने किस तरह ये झूठा दावा किया था। हम तो बार बार इंजॉय करेंगे इनका झूठ, आपको दिखा देगा कि जरा देखिएगा। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पाकिस्तान के विमान को भारत ने मार गिराया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। पाकिस्तान के एक विमान को भारत ने मार गिराया है।
झूठ बोले कौवा काटे। वहाँ के जो फाइटर विमान हैं वो हमारी सीमा में घुसे। कोशिश तो पूरी थी कि हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जा सके, लेकिन हमारे MiG-21 बाइसन ने उनको अटैक किया, मार गिराया। लेकिन वो जाकर नेस्तनाबूद हुए पाकिस्तान की सीमा में, जहां पर वो टुकड़े टुकड़े विमान होकर गिरा। सीमा वो पाकिस्तान की थी लेकिन बहुत नजदीक थे हिंदुस्तान से। तो देखा है वहां के लोगों ने, वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ABP न्यूज के पास है। झूठ बोले कौवा काटे। 5 मिनट के बाद फिर वो वापस आया और जैसे ही शेर मकड़ी की तरफ पहुंचा और उधर ही हमने उसको आग लगते हुए देखा। तभी हमें यहाँ से एक वापसी आवाज़ आई राजौरी की ओर से, एक जो विमान था और वो घूमता हुआ हमारी LOC के नज़दीक जो हमारा ये खंबा एरिया है वहाँ पे हमने उसको आग लगते हुए देखी। तो ये वो चश्मदीद हैं जिन्होंने उस पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को गिरते देखा और झूठ बोले कौवा काटे। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर कह रहे थे, बहुत बड़ी नहीं, बहुत झूठी खबर। झूठे मकार मुनाफिक लोगों, ये है तुम लोगों का चेहरा जो बुरी तरह से नजर आ रहे लोगों को, एक्सपोज हो गए बुरी तरह से। अपना ही नुकसान किया, अपनी जगहसाई की, और अपना जो आपका जो आपने मास्क पहना हुआ था, लोगों को नजर आ गया कि ये है मुनाफिक भारत के लोगों का बुरा चेहरा, भयानक चेहरा, मुनाफिक चेहरा, मकरू चेहरा, जाहिल लोग, झूठे लोग। इनका मिजाज देखा आपने नाज़रीन? झूठ, सिर्फ झूठ, झूठ बोल बोल कर अवाम में मंजन बेचते हैं और अवाम को पागल बनाते बनाते रो लगे रो अपनी अवाम को, अपनी जनता को पागल बनाना। वो जनता तो ऑलरेडी बेचारी इतनी बुखलाहट का शिकार हो कि नरेंद्र मोदी को दोबारा वोट देने की बातें कर रही है। इससे ज़्यादा जनता पे मेरे ख्याल से तरस खाया जा सकता है और मैं तरस ही खाऊंगी। अच्छा जी, फारूक अब्दुल्ला साहब ने मोदी साहब को आईना दिखाया। वैसे मोदी को साहब कहना भी गलत है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मोदी को आईना दिखाया और मोदी के झूठ से पर्दा उठाया फारूक अब्दुल्ला साहब ने। उनको साहब मैं कह सकती हूँ। क्लिप चलाइएगा रजा। कुछ सेकंडों के लिए 3 जहाज भेजे बॉर्डर पे, जिसे बालाकोट कहते हैं, वहां पे बम डाले और कहा 300 लोग मर गए। आधों ने कहा 500 लोग मर गए, आधों ने कहा 700 लोग मर गए। अरे यहां एक आदमी मर जाता है तो सारी दुनिया को खबर हो जाती है, और जहां 300 मर जाएं वहां कोई खबर नहीं आएगी। फिर कहा कि हमने इनका जहाज एक गिराया है, F-16। आज ही अमेरिका के सरकार ने बयान दिया है जितने भी इनके पास वो F-16 है पाकिस्तान के पास, वो बिल्कुल सीख है, एक भी नहीं गिरा है। अरे झूठ की भी तो कुछ बुनियादें होती हैं मोदी जी। तो नाज़रीन, सुना आपने कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कैसे मोदी को उसकी हकीकत याद दिला दी। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस क्लिप में जो कहा आपने सुना कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने बालाकोट हमलों और F-16 तैयारा मार गिराने से मुतालिक जो झूठ बोला था, अल्लाह करे कि भारत में मोदी सरकार दोबारा ना आए, ये इनके अल्फाज थे। और तो और बालाकोट हमले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने, आप देखा क्या कहा उन्होंने, आपने सुना होगा कि कहीं एक आदमी मर जाता तो पूरी दुनिया को खबर हो जाती है। अगर वहाँ 300 दहशतगर्द मारे जाएं, 300 भी बल्कि 300 से भी ज़्यादा, 350 कह रहे थे, तो क्या कोई खबर नहीं आएगी? जी हाँ, दुनिया भर में भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को खुलकर तनकीद का बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने भारतीय वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि वो कब तक लोगों से झूठ बोलते रहेंगे, आखिर कब तक दिल्ली में जो भी सरकार आएगी वो पाकिस्तान से ज़रूर बात करे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जम्मू और कश्मीर का मसला है वो पहले नंबर पर ही होना चाहिए। और बिल्कुल नाज़रीन, पाकिस्तान तो चाहता है कि कश्मीर पर बात हो, टेबल टॉक हो, बैठकर बात की जाए, खुलकर बात की जाए और ये मसला मेज़ पर बैठकर ही हल होगा। लेकिन भारत का जंगी जुनून कम हो तभी कोई बात की जा सकती है ना। अच्छा, मोदी ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर इंतखाबात जीत जाएंगे, लेकिन हर बार किस्मत भी साथ नहीं देती नरेंद्र मोदी। अब लोग भी तुम्हें समझ चुके हैं, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे ख्याल से वो कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता वो शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ज़रा देखेंगे वो किस तरह भारत में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है अपनी आदत से मजबूर होकर। ये क्लिप चलाइएगा ज़रा। जहां जहां आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं, हर देश एक ही देश को गुनहगार मानता है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ। अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अड़ोस पड़ोस के और देश हो, सब दूर। और आपने देखा होगा दुनिया में
जब भी आतंकवाद की घटनाओं की खबर आती है तो थोड़े दिन में ये भी खबर आती है कि आतंकवादी या तो इस देश से गया था या तो आतंकवादी घटना करने के बाद ओसामा बिन लादेन की तरह उस देश में आकर के बसा था, वही उसका आश्रय स्थान बना था। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा, आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। जी, तो जो दहशतगर्दी की बात करें, दहशतगर्दी और अमन का दर्स देने वाले मोदी साहब, आप पहले ये तो बता दें, नरेंद्र मोदी पहले तुम ये तो बता दो कि F-16 के झूठ के बेनकाब होने पर क्या कहोगे? कुलभूषण की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के तरफ पर क्या आप कहेंगे? कश्मीर में बच्चों और औरतों, जवान और बूढ़ों को खून से नहलाने पर क्या कहोगे? कोई जवाब है? कोई जवाब होगा ही नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर है नरेंद्र मोदी। तुम झूठे इंसान हो, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके लिए मकार का लफ्ज बिल्कुल फिट बैठता है, जो अपने लोगों को, अपने जनता को गुमराह करते हो सिर्फ एक कुर्सी के लिए, सिर्फ एक कुर्सी के लालच में इतने तुम गिर गए हो। मेरे ख्याल से तुमसे बात करना भी बेकार है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान की जानिब से कभी भी जंग में पहल नहीं की गई। हमने हमेशा मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया, हमारी मिलिट्री लेवल से भी हम देखें मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया गया। हमारी अगर हम जमहूरियत की बात करें, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कितने अच्छे तरीके से मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया, इतनी अच्छी स्पीच की कि इनके अपने एंकर्स ने कोट किया, इनके अपने एंकर्स ने आईना दिखाया कि आप देखें कि उनकी सियासी क़यादत, उनकी अस्करी क़यादत, तमाम लोगों ने, पाकिस्तान की बात करें कि उन्होंने आईना दिखाया इंडियंस को कि अस्करी क़यादत देखने, सियासी क़यादत देखने, तमाम लोगों ने मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया। और ये नरेंद्र मोदी खुद को कहता है कि मैं बहुत बड़े देश, बहुत बड़ी इकॉनमी का वज़ीर आज़म हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, आगे बनने के लिए भी कहाँ है। अगर ये बन जाता है ना नाजरीन, तो यकीन जानिए हमें इनसे कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं, लफ्ज़ी जंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद अपने भारत के पाँव पे कुल्हाड़ा मारेगा और ये खुद अपने भारत के लिए बहुत बड़ी बद्दुआ होगा और बहुत ही बुरा अंजाम होगा, जिसका सबब ये खुद बनेगा, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और अब नाजरीन, आज की आखिरी बात, और आखिरी बात मैं यही करना चाहूँगी कि वो सब जानता है कि किसको कब और क्या देना है। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।